नंबर 1 क भारत में ब्रिटिश राज के पूर्व शिक्षा की स्थिति। मुगलों के पतन काल में भारत में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उभार हुआ, जिनकी प्राथमिकता युद्धों आदि के माध्यम से अपने साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार करना रहा। अतः सैन्य शक्ति मजबूत कर राजनीतिक विस्तार पर ही इन राज्यों ने अपना सारा सामर्थ्य लगाया। निरंतर युद्धों में घिरे रहने के कारण सामाजिक विकास का अवसर इन राज्यों को नहीं मिला, न ही राजाओं की इसमें विशेष रुचि ही थी। समाज में सामंतवादी व्यवस्था हावी थी। हिसाब किताब के कार्यों से संबद्ध व्यक्तियों से आवश्यकता अनुसार कुछ शिक्षित होने की अपेक्षा की जाती थी। इसके अतिरिक्त राज परिवार के लोगों व कुलीन वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। कुछ मदरसों एवं मठों के लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। कुछ मदरसों एवं मठों में क्रमशः मुस्लिमों व हिंदू बालकों को शिक्षा की सीमित व्यवस्था थी, किंतु यह शिक्षा धार्मिक ज्ञान तक ही सीमित थी। स्त्रियां सामान्यतः शिक्षा से वंचित थीं। समग्रतः देखें तो उत्तरवर्ती मुगल काल से ही शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता गया, जिसका कारण था राजनीतिक अस्थिरता एवं अशांति। 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व का काल निरंतर संघर्षों एवं अस्थिरता का काल रहा। इस कारण देश में शिक्षा के प्रसार की दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। 1858 ईस्वी में जब भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन में आ गया, तब अंग्रेजों के समक्ष सभी राजनीतिक चुनौतियां समाप्त हो गईं। वह पूरी तरह भारत के वैधानिक और व्यवहारिक शासक बन गए और भारत पूर्णतः अंग्रेजों का गुलाम बन गया। तात्पर्य यह कि 1857 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया। अब ब्रिटिश सरकार के समक्ष ऐसा शासक वर्ग तैयार करने की चुनौती थी जो भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ों को मजबूत करे। अतः ब्रिटिश सरकार को भारत में कुछ सीमित तबकों को शिक्षित करने की आवश्यकता महसूस हुई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयत्न देखने को मिलते हैं, जो गैर सरकारी लोगों द्वारा ही किए गए। सरकारी सेवाओं से जुड़े कुछ व्यक्तियों ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान किया, किंतु इन प्रयत्नों को प्रत्यक्षतः सरकार का सहयोग नहीं प्राप्त था। 19वीं सदी के पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में किए संरचनात्मक प्रयासों की यही विशेषता रही कि इन्हें प्रत्यक्षतः कोई स्पष्ट सरकारी सहयोग नहीं प्राप्त था। नंबर ख शिक्षा के विकास हेतु किए गए व्यक्तिगत या गैर सरकारी प्रयत्न। आधुनिक काल में भारत में शिक्षा के प्रसार की दिशा में आरंभिक प्रयत्न मुख्यतः धार्मिक उद्देश्यों से प्रेरित ईसाई मिशनरियों ने किए। ईसाई मिशनरियों के प्रयत्नों के अतिरिक्त 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के पूर्व तक जो भी प्रयत्न शिक्षा के क्षेत्र में किए गए, वे मूलतः व्यक्तिगत प्रयत्न थे। सर्वप्रथम डेनमार्क के ईसाई मिशन ने भारत में धार्मिक उद्देश्यों को लेकर कार्य प्रारंभ किया था। जिगेन बेल्स और प्ल्यूशा नामक मिशनरी अधिकारियों ने 1706 ईस्वी में भारत में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु शैक्षणिक संस्थान खुलवाए। इनका उद्देश्य था भारतीयों को बाइबिल की शिक्षाओं को समझाना, साथ ही ऐसे तबकों जिन्हें आसानी से ईसाई धर्म की तरफ मोड़ा जा सकता है, उनको शिक्षित करना। इससे उनके मध्य ईसाई धर्म के प्रति स्वीकार्यता बढ़ने लगी और धर्मांतरण हेतु अनुकूल माहौल बनाने में सहायता मिली। 1799 ईस्वी में डॉक्टर केरे मार्शमैन तथा वार्ड नामक 3 विद्वानों का एक समूह विशेषतः शिक्षा एवं ईसाई धर्म के प्रचार के कार्य में सक्रिय रहा। यह समूह श्रीरामपुर त्रयी के रूप में जाना गया। समूह का उद्देश्य था भारत की जन भाषा में बाइबिल की शिक्षाओं को जनता तक पहुंचाना। इन विद्वानों ने बाइबिल का अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया और यीशु मसीह के जीवन व शिक्षाओं से संबंधित कई पुस्तकों का प्रकाशन किया। चार्ल्स ग्रांट नामक ब्रिटिश विद्वान ने ग्रेट ब्रिटेन की एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी अर्थात ऑब्जर्वेशन ऑन स्टेट ऑफ सोसाइटी एमंग एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया। यह अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति पूर्वाग्रह धारणा का स्पष्ट उदाहरण थी। पुस्तक में भारतीयों को नैतिक दृष्टि से पतित बताया गया था। ग्रांट ने पुस्तक में 3 प्रमुख निष्कर्ष दिए। नंबर 1, भारतीयों की दयनीय दशा के 2 कारण हैं, अशिक्षा और उचित धर्म का न होना। नंबर 2, भारतीयों को शिक्षित कर ईसाई बनाने से ही उनका उत्थान संभव है। तथा नंबर 3, भारतीयों को अंग्रेजी साहित्य, धर्म व दर्शन की शिक्षा दी जानी चाहिए तथा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। स्पष्ट है कि चार्ल्स ग्रांट पश्चिमी देशों की जातीय श्रेष्ठता के पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। फिर भी भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी मॉडल पर शिक्षा देने का ग्रांट महोदय का सुझाव ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
क्योंकि बाद की ब्रिटिश शिक्षा नीति इसी के अनुरूप थी। ग्रांट ने वस्तुतः भारत में भावी शिक्षा नीति की अग्रिम रूपरेखा खींच दी थी। इसीलिए चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने परंपरागत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही 1784 ईस्वी में कलकत्ता बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का श्रेय ब्रिटिश विद्वान सर विलियम जोन्स को है। विलियम जोन्स ही एशियाटिक सोसाइटी के सभापति बने। इस संस्था द्वारा एशियाटिक रिसर्चेस नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। इसके माध्यम से भारत के गौरवशाली अतीत पर एक पुनरावलोकन किया गया। एशियाटिक सोसाइटी से संबद्ध विद्वानों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंस ने 1784 ईस्वी में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1787 ईस्वी में विल्किंस ने हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1792 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कवि जयदेव की काव्य कृति गीत गोविंद का तथा इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ के नाम से मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। मनुस्मृति का अनुवाद जोन्स ने बहुत पहले ही अर्थात 1776 में ही किया था। यद्यपि प्रकाशन 1792 ईस्वी में हुआ, अतः मनुस्मृति प्रथम भारतीय ग्रंथ है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। वस्तुतः चार्ल्स विल्किंस एवं विलियम जोन्स को भारत विषयक ज्ञान शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ने भारतीय इतिहास, पुरातत्व, कला, साहित्य पर एक पुनरावलोकन कर भारतीयों को इसके महत्व के प्रति जागरूक व शिक्षित किया। शिक्षा क्षेत्र में अन्य व्यक्तिगत प्रयासों पर संक्षिप्त दृष्टि डालें तो 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन द्वारा वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा असैनिक अंग्रेज अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। हिंदी भाषा में पहली पुस्तक इसी कॉलेज में छापी गई। विलियम कैरी नामक ब्रिटिश विद्वान इस कॉलेज में संस्कृत व बंगला के अध्यापक थे। इन्होंने 1809 ईस्वी में न्यू टेस्टामेंट का हिंदी में अनुवाद किया था। इस कॉलेज से बंगला भाषा में एक शब्दकोश सहित विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर एवं एडवर्ड हाइट नामक ब्रिटिश विद्वानों की सहायता से राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यह पाश्चात्य पद्धति से उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला प्रथम भारतीय कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से संबंध नहीं था। 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आंग्ल भारतीय कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में इंडियन एकेडमी के रूप में जाना गया। ये सभी भारत में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए व्यक्तिगत प्रयत्न थे। 1813 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम सरकारी प्रयास किया गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। इसी अधिनियम के फलस्वरूप कंपनी के अधिकारी जेईडी बेथून ने 1849 ईस्वी में बालिकाओं के लिए बेथून महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में लॉर्ड डलहौजी ने बेथून महाविद्यालय के रूप में विकसित किया। बेथून महाविद्यालय भारतीय महिलाओं की शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। नंबर ग, शिक्षा के प्रसार हेतु ब्रिटिश सरकार की पहल। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम प्रयास चार्टर अधिनियम 1813 के तहत किया गया। अधिनियम के दो प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे। नंबर 1, गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भारत में साहित्य के पुनरुत्थान तथा विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन हेतु व्यय करे। नंबर 2, मिशनरियों को भारत में शिक्षण कार्य एवं धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। इस अधिनियम से भारत में मिशनरियों को काफी बढ़ावा मिला। बैसिलस मिशन, लंदन मिशनरी सोसाइटी, चर्च मिशनरी सोसाइटी, जनरल बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी आदि अनेक नई ईसाई संस्थाओं की भारत में स्थापना हुई। अलेक्जेंडर डफ नामक ईसाई धर्मावलंबी ने 1830 ईस्वी में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। मिशनरियों की शिक्षा व धर्म प्रसार संबंधी गतिविधियों का सर्वाधिक विस्तार मद्रास नगर तमिलनाडु में हुआ, जबकि सबसे कम विस्तार पंजाब में हुआ। अधिनियम का एक अन्य प्रभाव ये रहा कि इसने भारत में शिक्षा के तौर तरीके क्या हों, इस पर एक बहस छेड़ दी।
तमाम ब्रिटिश व भारतीय विद्वान इस विषय पर दो अलग अलग वैचारिक खेमों में बंट गए। एक वर्ग ने संस्कृत अरबी शास्त्रों के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा भारतीय भाषाओं में देने की वकालत की। इस वर्ग को प्राच्यवादी कहा गया। दूसरे वर्ग ने प्राचीन भारतीय शास्त्रों के अध्ययन को कोई खास महत्व नहीं दिया और भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने पर जोर दिया। इस वर्ग को पाश्चात्यवादी की संज्ञा दी गई। विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स जोनाथन डंकन, एनी बेसेंट आदि कई विदेशी विद्वानों को प्राचीन भारतीय शास्त्र ज्ञान एवं दर्शन में विशेष रुचि थी। 1854 ईस्वी में कंपनी ने देश में शिक्षा के विकास संबंधित गतिविधियों पर विचार हेतु प्रथम शिक्षा आयोग का गठन किया। 1854 ईस्वी के पूर्व की शिक्षा नीति की एक प्रमुख विशेषता थी कि यह प्रयोगों का काल था। उत्तर पश्चिमी प्रांत में थॉमसन ने देशी विद्यालयों की नींव पर सार्वजनिक शिक्षा पद्धति के निर्माण का प्रयत्न किया। इसके विपरीत बंबई शिक्षा बोर्ड देशी विद्यालयों के स्थान पर सरकारी विद्यालयों की स्थापना कर रहा था। बंबई में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के प्रयत्न हो रहे थे, तो बंगाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जा रहा था। तात्पर्य यह कि भारत में शिक्षा के विकास को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, व्यक्तिगत प्रयत्नों का काल 1784 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक, जब एशियाटिक सोसाइटी, श्रीरामपुर त्रयी व ईसाई मिशनरियों की प्रभावी भूमिका रही। नंबर 2, नवीन प्रयोगों का काल सन 1813 ईस्वी से 1854 ईस्वी तक, जब विविध भारतीय व अंग्रेज अधिकारियों ने अपने स्तर पर अथवा कंपनी के सहयोग से धर्मनिरपेक्ष शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की तथा शिक्षा पर प्राच्यवादी एवं पाश्चात्यवादी समूहों के बीच वैचारिक मंथन हुआ, जिससे अंततः मैकाले के नेतृत्व में और पाश्चात्यवादी और अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। पाश्चात्यवादी समूह विजयी रहा। नंबर 3, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रायोजित एवं नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था का काल 1858 ईस्वी के बाद का काल, जब सरकारी शिक्षा नीति पर सुझाव हेतु समय समय पर विभिन्न शिक्षा आयोगों का गठन किया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस निर्णय के फलस्वरूप बंगाल का तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बेंटिक ने भारत में सामाजिक सुधार की दिशा में कई सराहनीय प्रयत्न किए थे। इस दौरान लोक शिक्षा विभाग की सामान्य समिति, जो कि 10 सदस्यीय थी, समिति के विद्वान 2 समूहों, नंबर 1 प्राच्यवादी तथा नंबर 2 पाश्चात्यवादी में बटे थे। प्राच्यवादी दल के नेता H.T. प्रिंसेप तथा H.H. विल्सन थे, जबकि पाश्चात्यवादी दल के नेता थे मुनरो एवं एल्फिंस्टन। इनमें प्राच्यवादी दल प्राचीन भारतीय भाषाओं व शास्त्रों के ज्ञान को आवश्यक मानता था। इस दल ने अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा भी स्थानीय देशी भाषा में देने की वकालत की। पाश्चात्यवादी दल या आंग्लवादी दल भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को ही उपयुक्त मानता था और पश्चिमी शिक्षा व विचारधारा को शिक्षा के माध्यम से प्रचारित करने का पक्षधर था। बेंटिक ने शिक्षा के उचित माध्यम पर विचार करने तथा प्राच्य आंग्ल विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। मैकाले को इस प्रकरण पर विचार कर अपनी ओर से समाधान प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया। मैकाले पाश्चात्य शिक्षा का पक्षधर था और पाश्चात्यवादी समूह के प्रति इसका झुकाव था। मैकाले का मानना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर मूल्यवान है। तात्पर्य यह है कि वह प्राचीन भारतीय शास्त्र व ज्ञान को हे दृष्टि से देखता था, साथ ही वह शिक्षा को भारतीयों के मानसिक रूप से पश्चिमीकरण में विश्वास करता था। मैकाले का मत था कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार से भारतीयों को एक ऐसे जनसमूह में परिवर्तित कर दिया जाए जो रक्त और रंग से तो भारतीय हों, किंतु विचारों, रुचि और बुद्धि से अंग्रेज हों। इसे मैकाले के विप्रवेशन सिद्धांत या घुसपैठ सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग एक दुभाषिया श्रेणी के रूप में कार्य करेंगे और पाश्चात्य ज्ञान और साहित्य को स्वयं अंगीकार कर आम जनता तक पहुंचाएंगे। मैकाले का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी भाषा की सहायक के रूप में बढ़ावा देना था। 2 फरवरी सन 1835 को मैकाले ने अपना स्मरण पत्र प्रस्तुत किया,
जिसे विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया। 1835 ईस्वी से अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम के रूप में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक स्वीकृति दे दी और आदेश दिया कि भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करे तथा शिक्षा पर आगामी सभी व्यय इसी उद्देश्य से किए जाएं। अंग्रेजी शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु कालांतर में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 ईस्वी में प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी के ज्ञान को अनिवार्य बना दिया। इसके पूर्व लॉर्ड ऑकलैंड ने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने से निराश प्राच्यवादियों की निज भाषा व साहित्य के उत्थान के लिए थोड़ी धनराशि देने का निर्णय 1839 ईस्वी में किया, जिसके बाद आंग्ल प्राच्य विवाद पूर्णतः समाप्त हो गया। शिक्षा पर ब्रिटिश सरकार की पहलें। ब्रिटिश सरकार ने मैकाले के सुझावों को अपनी शिक्षा नीति का आधार बनाया तथा अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी साहित्य व विज्ञान की शिक्षा देने को ही अपनी नीति का उद्देश्य बनाया। किंतु उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य शिक्षा का लाभ सर्वसाधारण तक पहुंचाने का नहीं था। शिक्षा भारतीय समाज के किस वर्ग को दी जाए, इस पर ब्रिटिश सरकार लॉर्ड ऑकलैंड के अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी से निर्देशित थी। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा भारतीय समाज के उच्च वर्ग को ही दी जानी चाहिए। इसमें छन छन कर शिक्षा का प्रभाव स्वतः जनसाधारण तक पहुंच जाएगा। इस संदर्भ में अंग्रेज सरकार की सोच ईसाई धर्मावलंबियों के समान थी, जो ये मानते थे कि यदि उच्च वर्गीय हिंदुओं को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान कर ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया जाए तो निचले वर्ग स्वयं उनसे प्रेरित होकर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर ब्रिटिश सरकार ने अनेक आयोगों का गठन किया, जो समय समय पर सरकार की शिक्षा नीति में परिवर्तन का आधार रहे। ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित प्रमुख शिक्षा आयोगों तथा उनके कारण ब्रिटिश नीति में हुए सुधारों या परिवर्तनों का विवरण निम्नवत है। नंबर 1, सर चार्ल्स वुड विज्ञप्ति। सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854। सर चार्ल्स वुड इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। चार्टर एक्ट 1853 में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में शिक्षा के विकास की जांच तथा भावी रूपरेखा सुझाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक आयोग गठित करेगी। अतः सर चार्ल्स वुड को कंपनी द्वारा अब तक शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने व आवश्यकतानुरूप सुधारात्मक उपायों सहित शिक्षा के भावी विकास की योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया। चार्ल्स वुड ने तदनुरूप एक वृहद योजना 1854 ईस्वी में प्रस्तुत की, जिसे प्रायः भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन या भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र की संज्ञा दी जाती है। चार्ल्स वुड विज्ञप्ति की प्रमुख सिफारिशें। नंबर 1, सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, लेकिन देशी भाषा को भी प्रोत्साहन दिया जाए। नंबर 2, शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए सरकार अनुदान की व्यवस्था करे। नंबर 3, ग्राम स्तर पर देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं, जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल खोले जाएं। एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल से तात्पर्य है वे स्कूल जो अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा दोनों को महत्व देते हों। नंबर 4, शिक्षा के निरीक्षण के लिए कंपनी के सभी 5 प्रांतों में शिक्षा विभागों का गठन किया जाए, जो एक एक निदेशक के अधीन हो। नंबर 5, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास प्रांतों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। नंबर 6, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विशेष संस्थान स्थापित किए जाएं। नंबर 7, स्त्री शिक्षा को समुचित प्रोत्साहन दिया जाए। कुछ आलोचकों ने नई शिक्षा प्रणाली को ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का दास्तापूर्ण अंधानुकरण बताया, जबकि कुछ ने सराहना की। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। चार्ल्स वुड डिस्पैच की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गईं।